हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या केवीएस सुपर टेट या किसी भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो होता है वो हमेशा शिक्षक केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सत्तावादी स्तर का मतलब हुआ कि आप टीचर जो हैं वो लर्नर को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं आप लोग को मान लीजिए कुछ पढ़ा रही हूँ, उसमें क्या है कि मेरा मन है कि मैं इस टॉपिक को आज ही मुझे जो पढ़ाना है उसको मैंने कवर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। मेरा मन है कि इस टॉपिक को आज पढ़ाना है, ये चीज़ मुझे पढ़ाना है। मैंने पूरा एक डिटेल डाटा तैयार कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। इसमें लर्नर क्या है, वो पैसिव है। लर्नर इसमें एक्टिव नहीं है। सिर्फ वो टीचर की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और सिर्फ वो पढ़ रहा लिख रहा है, लेकिन वो ना तो अपना कुछ विचार दे पा रहा है या उसको मान लीजिए कुछ समस्या है, कोई क्वेश्चन अगर उसको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको भी वो पूछ नहीं पा रहा है। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है उसको शिक्षक केंद्रित कहा जाता है। तो इसे ही सत्तावादी स्तर कहा जाता है, जिसमें कि टीचर तो एक्टिव होते हैं लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चरित्र का विकास होता है। तो आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि चरित्र का विकास। यानी कि चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है। मान लीजिए कि हमने किसी अच्छे महापुरुष की जीवनी सुनी, तो हमने क्या सोचा कि हमें भी उनके जैसा बनना है, उनके तरह ही आचरण को अपने अपने अंदर ढालना है। तो जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी तो ही हम अच्छे चरित्र का विकास कर पाएंगे। बर्ताव एवं व्यवहार यानी कि दूसरों का अच्छा बर्ताव या व्यवहार को देख कर के भी हम अच्छा व्यवहार और बर्ताव करना सीख जाते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है नैतिकता के द्वारा। नैतिकता मतलब कि अच्छी अच्छी बातों को सुनना, अच्छे अच्छे चीज लोगों से मिलना, जहाँ नैतिकता की बातें बताई जा रही हों, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसके कारण एक व्यक्ति का, एक बच्चे का चरित्र का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है वो है विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण स्तर का मतलब होता है कि चीज़ों में विभेद करना। तो ये तीनों यानी कि स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर, ये तीनों जो हैं वो शिक्षण अधिगम के स्तर हैं, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो विभेदीकरण स्तर जो है वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एक शिक्षक का जो बर्ताव होता है यानी कि उनका जो व्यवहार होता है वो हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। यानी कि टीचर को हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे भी उनको देखें तो देख कर कहें कि हमें भी उनके जैसा ही टीचर बनना है। वो कितने अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका आचरण कितना अच्छा है, उनका
बोलने का तरीका, चलने का तरीका या पढ़ाने का तरीका, बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी। तो एक शिक्षक का जो बर्ताव होता है वो हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बालिकाएँ बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बालिकाएँ ही बालकों से बुद्धिमती यानी कि तेज होती हैं। बालक भी यानी कि लड़के भी जो हैं वो लड़कियों से तेज हो सकते हैं। तो ये कारण तो उचित नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बालिकाएँ बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो सिर्फ़ बालिकाएँ बालकों से अल्पसंख्यक है तो इस कारण पर बालिका की शिक्षा पर महत्व देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी उतना ठीक नहीं लग रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि अतीत में बालिकाओं की बुरी तरह से विभेदित किया गया था। यानी कि भविष्य में यानी कि पिछले समय में बालिकाओं के साथ बहुत विभेद हुआ था। इस वजह से या ऑप्शन नंबर डी है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएँ ही समर्थ हैं। तो केवल बालिकाएँ ही समर्थ हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है कि सिर्फ बालिकाएँ भी ही समर्थ हैं। बालक भी तो समर्थ होते हैं किसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि अतीत में बालिकाओं के साथ बुरी तरीके से विभेदित किया गया। यानी कि पहले प्राचीन काल में क्या था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना यानी कि पढ़ना लिखने का ज़्यादा उनको अनुमति नहीं दिया जाता था। बहुत कम लड़कियां ही थीं जो पढ़ लिख पाती थीं। बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि लड़कियों की शिक्षा पर भी ज़ोर दिया जाता है कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर पढ़ लिख सकें, वो जॉब कर सके। हर क्षेत्र में हम जैसा कि देख रहे हैं कि आज लड़कियों को कितना यानी कि महत्व दिया जा रहा है हर जगह पर। और हर जगह पर लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लड़कों के समान उनको रखा गया है। तो इस तरीके से अगर जो लड़कियों की जो शिक्षा है तो उनको बेहतर करना, तो वो इसके अंतर्गत आएगा कि बालिका को शिक्षा महत्व इसलिए देना चाहिए ताकि भविष्य में उनके साथ जो विभेद हुआ है उसको कहीं ना कहीं से हटाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा? मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको अधिगम में यानी कि पढ़ने में कहीं समस्या आ रही है, तो उसका हमको एक टीचर को उपचार करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? कठोर परिश्रम का सुझाव देकर। ऐसा नहीं है कि बच्चा को अगर किसी चीज़ में अगर समस्या हो रही है और हम अगर उनसे कह देते हैं कि आप सिर्फ कठोर परिश्रम ही करिए, तो ये सही नहीं है कि सिर्फ कठोर परिश्रम। अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो वो कठोर परिश्रम कैसे करेगा? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि ग्रंथालय से निरीक्षित अध्ययन। सिर्फ अध्ययन करके ही ऐसा नहीं है कि उसके अधिगम से संबंधित समस्याएं हैं जिसमें कि सुधार लाया जा सकता है। निजी शिक्षण का सुझाव। तो सिर्फ निजी शिक्षण के माध्यम से ही उसके अधिगम को हम सुधार नहीं सकते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी बच्चा को अधिगम में लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको डायग्नोस करेंगे, यानी कि उनको निदानात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है, बच्चे का डायग्नोस करना मतलब कि उसके कारणों का पता लगाना। बच्चे को क्या समस्या है, मान लीजिए बच्चे को अगर लिखने में समस्या है तो फिर उसको उस समस्या का पता लगाएंगे, उस समस्या को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसको रेमेडीज देंगे यानी कि उसका उपचार करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से बच्चे के अधिगम में जो समस्या है उसको हम उपचार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। किस तरीके से अनुप्रेरित कर सकता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को किस तरीके से अनुप्रेरित कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि एक टीचर जो है वो बच्चा को पुरस्कार देकर के उसको मोटिवेट कर सकता है। भले ही ये कहा जाता है कि बार बार पुरस्कार देने से बच्चे क्या है कि बच्चे में जो आंतरिक मोटिवेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगती है।
इसलिए ज़्यादा पुरस्कार देना भी सही नहीं माना जाता। लेकिन कहीं न कहीं किसी जगह पर पुरस्कार देना भी, रिवॉर्ड भी जो है वो लर्निंग पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है, कि बच्चों को अगर रिवॉर्ड दिया जाता है तो उससे लर्निंग जो उनकी होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो पुरस्कार देना भी इसे कहीं न कहीं अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उसको कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी है वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उनके टीचर से बात करेंगे, या आखिर क्या वजह है कि वो अपने टीचर के साथ ऐसा बिहेव करता है, या फिर उसके फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से उसके अभिभावक से जब बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि क्या समस्या है, उसके पिछले लाइफ में क्या हुआ है, या उसका घर का माहौल कैसा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का हम टीचर उपेक्षा करें या फिर उसका गुस्सा वो इस पर निकाल दे कि वो उसको परीक्षा में कम अंक दे दे या उसको डाँट दे। अधिकतर टीचर ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक एज अ टीचर ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनके अभिभावक से बात करना है, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास करना है, और उसके अनुसार उसमें सुधार लाने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसका जानकारी सबसे अच्छा होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें तो एक तरीके से देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही ये सारे आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। बाल मनोविज्ञान, अगर एक टीचर जो है वो उसे बाल मनोविज्ञान का अच्छा से ज्ञान है तो वो ये समझ पाएगा कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो टीचर को बाल मनोविज्ञान का समझ होना ये काफ़ी ज़रूरी है एक टीचर के लिए। इसके साथ बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, एक टीचर में बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो बच्चों को नहीं समझेंगे उसके अनुसार वो उनको शिक्षा नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। मान लीजिए बच्चा जो है वो किसी चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहा है और बार बार एक टीचर जो है वो उसी चीज़ को दोहराए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनमें पढ़ने के प्रति निरस्ता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों को एक टीचर को बच्चों को समझना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके ऑप्शन को, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में मान लीजिए कि हम ऐसे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जिसमें कि बच्चा का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं उनका मन भी नहीं होगा पढ़ने का। तो इसमें क्या है कि बच्चे का मत कहीं ना कहीं जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आजकल ये कहा ही ये गया है कि हमेशा लर्नर सेंटर्ड बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड कराना है, ताकि बच्चे जो हैं वो उससे बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय सदस्य अपने समकक्षी वर्ग के तब बनते हैं जब वो किशोरावस्था में होते हैं। बालक जब किशोरावस्था में होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। इसे तनाव और तूफान का काल भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का क्या कारण है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन की में रुचि का अभाव, या ऑप्शन नंबर सी है कि विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या ऑप्शन नंबर डी है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कि यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विद्यालय से भाग जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, मतलब कि जो मान लीजिए स्टूडेंट है वो टीचर के सामने अपनी समस्या को लेके जा रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन टीचर क्या है कि उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनको पीट दे रहे हैं या उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो स्कूल नहीं फिर जाना चाहेगा, है ना। वो स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, वो कहेंगे हम नहीं, वहाँ जाने पर हमें पिटाई पड़ती है या टीचर हमें सबके सामने हमें लज्जित कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और वो स्कूल से वो भागने लगते हैं। तो इसका ये एक कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखलाएंगे या शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या देंगे या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि विद्यार्थियों को अगर खुद श्रम करने के लिए दिया जाए तो इससे क्या होगा कि बच्चा उस कार्य के प्रति और भी उसमें क्या है कि श्रम के प्रति उसमें स्फूर्ति आएगी। ठीक है, अगर समय समय पर वो खुद किसी चीज़ को करेंगे, बच्चों को खुद पेड़ पौधे लगाना सिखाना चाहिए। ठीक है, या फिर कभी ऐसा हो कि बच्चों को खुद किसी मान लीजिए कुछ कोई कार्य है उस पर उन्हें रोल प्ले करा दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे में जो श्रम के प्रति जो स्फूर्ति है इसका विकास किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे किसी चीज़ को अगर खुद करके सीखते हैं तो इसमें क्या है कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा और बच्चे जिसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। कि विद्यार्थियों को दंड दे देना चाहिए, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना चाहिए या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना तथा उपचार का प्रबंधन करना चाहिए या ऑप्शन नंबर डी है कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कि मान लीजिए कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार है, ठीक है, वो बुरा बर्ताव कर रहा है, तो अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो पहले तो एज अ टीचर उन्हें कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो बुरा बर्ताव करते हैं। उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या फिर उनका घर का इन्वायरमेंट कैसा है। इन सारी चीज़ों से क्या है कि उनके जो खराब व्यवहार हैं उसका हम पता लगा सकते हैं और कारणों का पता लगाने के बाद उसको रेमेडीज देना यानी कि उसका उपचार करना कि किस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को दंड देने से ऐसा नहीं है कि अगर वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो वो अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, बल्कि दंड को तो और भी बुरा माना जाता है। बच्चे से और भी ज़्यादा वो अपने आप पर ले लेते हैं और फिर बुरा बर्ताव करने लगते हैं। या सिर्फ अभिभावकों को कह देने से ही ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो बुरा बर्ताव है उसको सुधारा जा सकता है या उसकी उपेक्षा कर देने से। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा या ऑप्शन सी है कि बच्चों व वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा या ऑप्शन नंबर डी है कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन करने का जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है कि बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक यानी कि कॉग्निटिव, सोशल, इन सारी चीज़ों का एक दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बाल विकास में क्या होता है कि बच्चे के किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि
यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है या बच्चों या परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे क्या है कि टीचर जो हैं वो बच्चों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब तक टीचर बच्चों के व्यवहार को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक वो उनको अच्छी तरीके से शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को किए हैं। तो आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ दिनों से तो वीडियो नहीं आ रही थी लेकिन अब जो वीडियो जो है वो रेगुलर आया करेंगी। आप इसमें अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।